हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ डिमांड को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ सप्लाई को कवर करेंगे। बेसिकली जो सप्लाई एंड डिमांड है वो दोनों ही आपस में काफ़ी सिमिलर हैं। जैसे अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड बेसिकली कौन कर रहा था? बायर्स कर रहे थे। तो डिमांड में हम बायर की साइड से स्टोरी देख रहे थे कि कैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बायर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से बायर इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं डिमांड। कैसे हमारी इंडिविजुअल डिमांड होती है, कैसे हमारी मार्केट डिमांड होती है, क्या डिमांड का मीनिंग होता है। सिमिलरली अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई कौन करता है? सेलर्स। तो यहाँ पे हम सेलर की साइड से स्टोरी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेलर अपनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। क्या होती है इंडिविजुअल सप्लाई, क्या होती है हमारी मार्केट सप्लाई, और सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे हमने डिमांड में देखा था कि डिमांड क्या रेफर करता है? डिमांड होता है कि कोई भी गुड की क्वांटिटी एक बायर विलिंग है खरीदने के लिए, और उसको वो खरीद भी सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर और ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली सप्लाई क्या शो करता है? सप्लाई भी शो करता है एक गुड की क्वांटिटी को जो एक फर्म चाहती भी है बेचना और बेच भी सकती है गिवन प्राइजेस पर। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी जो सेल करेंगी वो भी सप्लाई को शो करता है, जैसे डिमांड में था ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अब हम देखते हैं कि क्या होता है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, और हम देखते हैं हमारा फर्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ये जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है ये हमारा अगेन मेन फैक्टर है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे प्राइस की बात होगी, उसके खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या सप्लाई में चेंज आ रहा है, और इसके बाद जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे अदर फैक्टर्स में जाएंगे। तो इसे देखते हैं। फैक्टर 1, प्राइस ऑफ गिवन गुड। जब भी हम गिवन गुड की बात करते होते हैं तो मतलब कि हम अपने खुद के गुड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम बोलते हैं रिलेटेड गुड या अदर गुड तब हम दूसरे गुड की बात कर रहे होते हैं कि दूसरे गुड की वजह से या दूसरे गुड की प्राइस की वजह से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। बट यहाँ पे अगर बोला हुआ है प्राइस ऑफ गिवन गुड तो मतलब कि खुद के गुड के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से सप्लाई चेंज हो रही है, तो उस फैक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। अब अगेन आइसक्रीम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस और यहाँ पे हमने ले लिया सप्लाई। मान लो कि 10 रुपये में सेलर्स जो हैं वो 5 यूनिट की सप्लाई कर रहे थे। जैसे ही प्राइस 10 से 9 हुआ मतलब कम हो गया, तो सेलर की सप्लाई पर क्या अफेक्ट पड़ेगा? अगर हम सेलर को छोड़ दें अभी और अगर हम बात करें बायर्स की, तो बायर्स क्या करते? अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो बायर्स क्या करते हैं? अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्राइस कम हुआ है। जो चीज़ उन्हें 10 रुपये की मिल रही थी अब वो उन्हें 9 रुपये की मिलती है, सस्ती मिलती है, तो वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर हम सेलर के साइड की स्टोरी देखें तो पहले सेलर को 10 रुपये में एक चीज़ बेच रहा था वो, लेकिन प्राइस कम हो गया और उसमें भी वो वही चीज़ बेच रहा है, वही क्वांटिटी बेच रहा है एक। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जिस चीज़ के लिए पहले उसे 10 रुपये मिल रहे थे, 10 रुपये वो अर्न कर रहा था, अब उसी सेम चीज़ के लिए वो 9 रुपये अर्न कर रहा है। देखा जाए तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है उसको। तो वो क्या करेगा? वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। अगर उसको सेम चीज़ के कम पैसे मिल रहे हैं तो वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस कम हुआ तो सेलर ने अपनी सप्लाई को कम कर दिया। सिमिलरली जैसे ही मान लो अब प्राइस 10 से 12 हो गया, बढ़ गया, तो अब सेलर क्या करेगा? जो चीज़ पहले वो 10 रुपये की बेच रहा था अब वो वही सेम चीज़ 12 रुपये की बेच रहा है, मतलब ये मोर प्रॉफिटेबल है उनके लिए। तो वो जब भी उसको फायदा होगा तो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। अब अगर हम इनका रिलेशन देखें
तो एक कम हो रहा है, दूसरा भी कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। एंड यही पूरी चीज़ जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई को भी शो करती है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या शो करता है? वो रिलेशनशिप शो करता है। कैसी रिलेशनशिप? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें, यहाँ पे हमारा है सप्लाई, यहाँ पे हमारा है प्राइस। तो 10 रुपये पे सेलर्स जो है या फिर जो फर्म है वो 5 यूनिट्स की सप्लाई कर रही थी। जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ तो उन्होंने अपनी सप्लाई को 5 यूनिट से 4 यूनिट्स कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने अपना प्राइस इंक्रीज करा तो सेलर्स ने भी अपनी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज कर दी। अब अगर हम इन डॉट्स को ज्वाइन करें तो ये क्या शो कर रही है? ये अपवर्ड स्लोप शो कर रही है, विच मीन्स नथिंग बट पॉजिटिव रिलेशन। अपवर्ड स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। अब अगर बात करें इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई की, यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस, यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल ले लिया पर्सन ए, एक पर्सन ए ले लिया सेलर। ओके, जीरो प्राइस पर जो ए पर्सन था, जो ए सेलर था, वो जीरो सप्लाई कर रहा था। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्राइस बिल्कुल जीरो ही है तो कोई क्यों ही अपनी चीज बेचेगा, क्योंकि जो सेलर्स का मोटिव होता है वो होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो वो फ्री में तो कुछ भी नहीं बेचेगा। तो जब उसका जीरो प्राइस था तो उसकी सप्लाई भी जीरो थी। जैसे ही उसने प्राइस जीरो से 0.5 इंक्रीज करा तो उसने सोचा कि ये भी प्राइस कम है तो उसने अभी भी अपनी सप्लाई को जीरो रखा। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने अब अपनी सप्लाई बढ़ा दी। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने अपनी सप्लाई को और बढ़ा दिया। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने अपनी सप्लाई को और बढ़ा दिया। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ उसने अपनी सप्लाई को और बढ़ा दिया। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ उसने अपनी सप्लाई को और इंक्रीज कर दिया। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। यही पॉजिटिव रिलेशन जो है शो करता है लॉ ऑफ सप्लाई, और यही हमारा फर्स्ट फैक्टर है जिसकी वजह से जो हमारी सप्लाई है वो चेंज होती है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें, हमें पता है कि जब हमारा जीरो प्राइस था तो सेलर जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा था। जैसे ही हमने अपना प्राइस जीरो से 0.5 किया तो वो फिर भी जीरो क्वांटिटी सेल कर रहा था। हमने प्राइस और इंक्रीज करा तो वो 1 क्वांटिटी सेल करने लगा। हमने प्राइस और इंक्रीज करा तो उसने अपनी और सप्लाई बढ़ा दी, और प्राइस इंक्रीज करा तो और सप्लाई बढ़ा दी, और प्राइस इंक्रीज करा तो और सप्लाई बढ़ा दी, और प्राइस इंक्रीज करा तो और सप्लाई बढ़ा दी। यहाँ पे हमारा सप्लाई था, यहाँ प्राइस थी। जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होती चली गई। अगर हम इन डॉट्स को ज्वाइन करें तो अगेन ये अपवर्ड स्लोप है और ये पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। अब पहले मार्केट में एक ही इंडिविजुअल सेलर था ए, जो कि अपनी सप्लाई कर रहा था डिफरेंट प्राइजेस पे। मान लो मार्केट में एक और सेलर आ गया, सेलर बी। अब जीरो प्राइस पे सेलर बी भी जीरो क्वांटिटी को सेल कर रहा है, वो भी नहीं बेच रहा फ्री में। जैसे ही उसने अपना प्राइस इंक्रीज हुआ मार्केट का तो उसने अपनी सप्लाई फिर भी जीरो रखी। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ 1 हो गया तो उसने 1 पर भी जीरो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ही रखी। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही हमारा प्राइस और इंक्रीज हुआ
हमारी सप्लाई बढ़ा दी बी ने। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ बी ने अपनी सप्लाई और बढ़ा दी। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ बी ने अपनी सप्लाई और बढ़ा दी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज हुई। ये पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। और लॉजिक भी इसका ये है कि लोग अपनी सप्लाई को क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे ही प्राइस जो है इंक्रीज होता है। तो इसलिए जो हमारे सेलर्स होते हैं या फर्म्स होती हैं वो प्राइस के साथ उनका पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज होता है तो वो जल्दी जल्दी अपनी सप्लाई भी बढ़ा देती हैं ताकि उन्हें और प्रॉफिट हो। अब अगर हम बी को प्लॉट करें तो जब प्राइस 0 था बी सेलर 0 क्वांटिटी सेल कर रहा था। प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने स्टिल 0 क्वांटिटी चूज करी। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज होकर 1 हुआ स्टिल वो 0 क्वांटिटी को ही सेल कर रहा था। जैसे ही प्राइस 0.5 हुआ तो उसने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करके 2 कर दिया। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने अपनी सप्लाई को और इंक्रीज करके 4 यूनिट्स कर दिया। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने अपनी सप्लाई को और इंक्रीज करके 6 यूनिट्स कर दिया। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने अपनी सप्लाई को और इंक्रीज कर दिया। अब अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये भी हमारा अपवर्ड स्लोप है। ये जो सप्लाई कर्व है ये ए इंडिविजुअल का है, ये जो सप्लाई कर्व है ये बी इंडिविजुअल का है। तो ये हो गए हमारे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। लेकिन अगर हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई की तो हम इन दोनों इंडिविजुअल की सप्लाई को ऐड कर देंगे और फिर हमारा मार्केट सप्लाई का कर्व आएगा, वो देखते हैं। अब अगर हम बात करें मार्केट सप्लाई की तो हम क्या करेंगे, हम सारे मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी सप्लाई को ऐड कर देंगे और देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट डिफरेंट प्राइस पर कितनी सप्लाई कर रही है। तो 0 पे मार्केट में भी 0 सप्लाई हो रही है, 0.5 पे भी हमारी 0 सप्लाई हो रही है, 1 प्राइस पर हमारी सप्लाई 1 है, 1.5 पर हमारी सप्लाई 4 है, 2 प्राइस पर हमारी सप्लाई 7 है, 2.5 पर हमारी सप्लाई मार्केट की 10 है और 3 प्राइस पे हमारी मार्केट सप्लाई जो है वो है 13। अब अगर हम इससे प्लॉट करें, अब 0 पे हमारी मार्केट सप्लाई 0 थी, 0.5 पे हमारी अगेन 0 थी, 1 पर हमारी मार्केट सप्लाई 1 थी, 1.5 पर 4 थी, 2 पर हमारी मार्केट सप्लाई 7 थी, 2.5 पे हमारी मार्केट सप्लाई 10 थी एंड 3 पे हमारी मार्केट सप्लाई 13 थी। अब अगर हम ये डॉट्स ज्वाइन करें तो अगेन ये भी हमारा अपवर्ड स्लोप है। ये हमारी मार्केट सप्लाई को शो करता है और ये दोनों एज एन इंडिविजुअल ए की सप्लाई को शो करता है और ये हमारी इंडिविजुअल बी की सप्लाई को शो करता है। सिमिलरली अगर हम सिर्फ ग्रीन की बात करें विद प्राइस तो ये हमारा इंडिविजुअल स्केड्यूल है ए का। अगर हम बात करें ब्लू की तो ये भी हमारा इंडिविजुअल स्केड्यूल है बी का। लेकिन अगर हम बात करें रेड की तो ये हमारा मार्केट स्केड्यूल है ऑल इंडिविजुअल्स का। या फिर ऑल फर्म्स का या फिर ऑल सेलर्स का। तो ये था हमारा मार्केट एंड इंडिविजुअल सप्लाई। और हमने देखा फैक्टर 1 जो हमारे गुड की सप्लाई को डिटरमाइन करता है, अफेक्ट करता है, विच इज़ प्राइस ऑफ गिवन गुड, उसका खुद का प्राइस। यहाँ पे लिखा भी है कि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी गुड की सप्लाई को डिटरमाइन करता है। क्या फैक्टर है वो? उसका खुद का प्राइस। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब कि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होएगा तो सप्लाई भी कम होगी। जैसे कि हमारी डिमांड में
प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन था, नेगेटिव रिलेशन था, तो इसमें इसके साथ नेगेटिव रिलेशन नहीं है, पॉजिटिव रिलेशन है, जिसको हम बोलते भी हैं कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है या फिर उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो उसका मतलब होता है कि पॉजिटिव रिलेशन है उनके बीच में। इट मीन्स कि जब भी हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई गिवन कमोडिटी की, उसके खुद के गुड की भी बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। It happens because at higher prices there are greater chance of making profit। तो मैंने पहले भी बताया कि जो सेलर्स हैं उनको किससे मतलब है, प्रॉफिट से। अगर उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा सेल करेंगे, अगर उनका प्रॉफिट कम होगा तो वो कम सेल करेंगे। ऑफ कोर्स अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है, तो वो अपनी सेल को बढ़ा देते हैं, वो ज़्यादा सप्लाई करने लगते हैं। सिमिलरली अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो उनका प्रॉफिट भी कम हो जाता है, क्योंकि सेम गुड के लिए जो वो पहले 10 रुपये में बेच रहे थे उनको उसका कम प्राइस मिल रहा है, तो उनका प्रॉफिट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे रीज़न भी यही लिखा हुआ है कि हायर प्राइजेस जो होता है वो शो करता है कि उनके पास ग्रेटर चांस है कि वो अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर दें। इसीलिए ये फर्म को इंड्यूस करता है कि वो अपनी मार्केट सेल को जो है इंक्रीज कर दें। अब जो हम आगे फैक्टर्स देखेंगे वो सारे फैक्टर्स अदर फैक्टर्स के अंडर आएंगे। अदर फैक्टर्स क्या शो करता है कि अदर देन प्राइजेस, कि पहले तो जो हमने फैक्टर 1 देखा उसमें क्या हो रहा था कि वो प्राइस के, उसके खुद के प्राइस की वजह से हमारी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी, लेकिन अदर फैक्टर्स में उसका खुद का प्राइस छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स हम देखेंगे कि और किन वजह से हमारी जो सप्लाई है वो कम या ज़्यादा होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड फैक्टर जिसकी वजह से हमारे खुद के गुड की सप्लाई चेंज होती है वो है प्राइजेज ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स के प्राइजेज में चेंज आने से हमारे खुद के गुड की सप्लाई भी चेंज होती है। वो कैसे होती है उसे देखते हैं। फैक्टर 2 प्राइस ऑफ अदर गुड्स। यहाँ पे अगेन हम इसको विद एग्जाम्पल देखते हैं आइसक्रीम का। मान लो 2 बंदे हैं, एक तो बेच रहा है आइसक्रीम और एक बेच रहा है कुल्फी। अब आइसक्रीम हमारा यहाँ पे गिवन गुड है जिसकी हम सप्लाई में चेंजेस देखेंगे, और जिसकी वजह से देखेंगे जो अदर गुड है वो है कुल्फी। तो उन्होंने बोला है कि अदर गुड के प्राइस में चेंजेस आने से हमारे गिवन गुड की सप्लाई चेंज होगी। हम यहाँ पे लेते हैं प्राइस फॉर आइसक्रीम एंड सप्लाई फॉर आइसक्रीम। यहाँ पे ले लेते हैं प्राइस फॉर कुल्फी एंड सप्लाई फॉर कुल्फी। मान लो 10 रुपये में 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम सेल हो रही थी। सिमिलरली 10 रुपये में 5 यूनिट ऑफ कुल्फी सेल हो रही थी। देन हमें देखना है कि अदर गुड के प्राइस चेंज होने की वजह से हमारी गिवन गुड की सप्लाई चेंज हो रही है, तो हम अदर गुड का प्राइस चेंज कर देते हैं। मान लो हमारा जो प्राइस है कुल्फी का वो 10 से हो गया 15, इंक्रीज हो गया। तो हमें पता है कि प्राइस के साथ सप्लाई का तो पॉजिटिव रिलेशन है अगर उसके खुद के गुड की प्राइस की बात हो रही हो तो यहाँ पे इसकी अगर कुल्फी का प्राइस बढ़ा है तो कुल्फी की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। लेकिन हमें देखना है कि इसके प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। कुल्फ़ी के प्राइस बढ़ने से आइसक्रीम की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो आइसक्रीम का प्राइस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, उसका प्राइस बिल्कुल सेम है। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक बंदा आइसक्रीम बेच रहा है, एक बंदा कुल्फ़ी बेच रहा है। आइसक्रीम के प्राइजेस में कोई भी चेंजेस नहीं आए, लेकिन कुल्फ़ी का प्राइस जो है वो बढ़ गया। मान लो एक पर्सन था जी और एक पर्सन था एच, तो एच के प्राइस तो बढ़ गए गुड के, दैट मीन्स कि इसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। किस वजह से? क्योंकि प्राइस बढ़ गया। लेकिन अगर हम जी पर्सन की बात देखें जो आइसक्रीम बेच रहा है, उसके प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं आया और उसका प्रॉफिट उतना का उतना ही है।
तो जो जी पर्सन है वो देखेगा कि मैं तो आइसक्रीम बेच रहा हूँ और मेरे प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं आए क्योंकि आइसक्रीम का प्राइस जो है मार्केट में इंक्रीज ही नहीं हुआ। बट अगर वो अपने सामने कुल्फी वाले को देखेगा, वो देखेगा कि यार इसका प्राइस तो बड़ा इंक्रीज हो गया, इसका प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया, तो क्यों ना मैं आइसक्रीम को छोड़कर कुल्फी बेचने लग जाऊं, या फिर मैं आइसक्रीम को छोड़ू ना बट आइसक्रीम को कम करके कुल्फी भी बेचने लग जाऊं। दो सीन हो सकते हैं, या तो आइसक्रीम को चेंज कर दे, बिल्कुल बंद ही कर दे, कुल्फी बेचने लग जाए, या फिर आइसक्रीम भी बेचे पर साथ में अब कुल्फी भी बेचने लग जाए क्योंकि उसको भी मोर प्रॉफिट चाहिए। तो इसके प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आइसक्रीम सेलर जो है वो आइसक्रीम की सप्लाई को कम कर देगा। कम इसलिए कर देगा क्योंकि हो सकता है या तो वो आइसक्रीम को बेचना ही बंद कर दे और पूरा कुल्फी पे शिफ्ट हो जाए, या फिर वो आइसक्रीम को बेचना कम कर दे और कुल्फी भी बेचने लग जाए। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर हम देखें तो सप्लाई ऑफ आइसक्रीम तो कम ही हो रही है। अगर आइसक्रीम बंद कर देगा तो भी सप्लाई कम हो जाएगी आइसक्रीम की, और आइसक्रीम की सप्लाई कम करके कुल्फी भी बेचने लग जाएगा तो भी आइसक्रीम की जो सप्लाई है वो कम होने लगेगी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि आइसक्रीम की सप्लाई कम ही हो रही है। तो इसके प्राइस बढ़ने की वजह से आइसक्रीम की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। मान लो वो हो गई 4 यूनिट्स। अब अदर गुड के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से गिवन गुड की सप्लाई कम हो रही है, या फिर कुल्फी के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आइसक्रीम की सप्लाई कम हो रही है। एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। दैट मीन्स कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अगर अदर गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो गिवन गुड की सप्लाई कम हो जाएगी, अगर अदर गुड का प्राइस कम होता है तो गिवन गुड की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसकी थ्योरी देखें, इसमें लिखा हुआ है कि जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। हमें पता है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके पास लिमिटेड ही रिसोर्सेज है और हम उन रिसोर्सेज को सिर्फ एक चीज़ में नहीं, उनको बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि जो हमारे गुड की क्वांटिटी सप्लाइड है वो सिर्फ उसके खुद के प्राइस पर डिपेंड नहीं करती, बट वो अदर गुड के प्राइस पर भी डिपेंड करती है। अगर अदर गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसको बनाने वाला मोर प्रॉफिटेबल होता है एज कंपेयर टू गिवन कमोडिटी। तो जो फर्म्स है वो शिफ्ट कर जाती हैं अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को उस प्रोडक्शन को करने में जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे हमारा आइसक्रीम वाला अगर एग्जांपल देखें तो जो आइसक्रीम सेलर था उसको प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ था, उसका प्रॉफिट उतना ही था क्योंकि उसके प्राइजेस में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। तो आइसक्रीम का प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, लेकिन कुल्फी का जब प्राइस बढ़ा तो कुल्फी जो प्रोड्यूस कर रहा था उसका प्रॉफिट लेवल बढ़ गया। तो आइसक्रीम को तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ कुल्फी के प्राइस बढ़ने से। तो आइसक्रीम वाले ने क्या सोचा, उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जिसके अल्टरनेटिव यूजेस भी थे उसको कुल्फी बनाने में भी यूज करने लगा। अगर और ढंग से बात की जाए तो मान लो अगर हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसमें हम यूज कर रहे हैं शुगर, हम यूज कर रहे हैं मशीन, कुछ हम यूज कर रहे हैं उसमें क्रीम, हम यूज कर रहे हैं उसमें मिल्क, हम यूज कर रहे हैं उसमें लेबर। अब इन सब लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। हमने देखा कि हमें आइसक्रीम बनाने में इतना फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज नहीं हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट हमने देखा कि अगर हम इसको अल्टरनेटिव यूजेस में कुल्फ़ी बनाने लगे तो हमें फ़ायदा होने लगेगा क्योंकि कुल्फ़ी का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो हो सकता है फर्म जो है वो पूरी कुल्फ़ी पे शिफ्ट हो जाए और आइसक्रीम की प्रोडक्शन बंद कर दे, या फिर हो सकता है कि जो फर्म है वो कुल्फ़ी भी बनाने लगे और वो आइसक्रीम भी बनाने लगे। तो ऐसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस करने लगते हैं बेस्ड ऑन कि हमारा फ़ायदा किस में है, हमें किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अदर गुड का प्राइस है वो हमारे गिवन गुड की सप्लाई को अफेक्ट करता है। अब अगर हम बात करें फैक्टर 3 की तो वो है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम इसे देखें अब फैक्टर 3 प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम बोल सकते हैं इनपुट्स, जो हमारे किसी गुड को बनाने में
यूज़ होती हैं सारी चीज़ें, उनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। किन की वजह से हमारा जो गुड है वो प्रोड्यूस होता है, वो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम इनको शॉर्टली बोल रहे हैं कि इनपुट्स। तो ये बोल रहे हैं कि इनपुट के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से हमारे गिवन गुड की सप्लाई में चेंजेस आते हैं। अब अगर हम फिर से आइसक्रीम में, जैसे मैंने बताया अभी कि आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें चाहिए होती है क्रीम, हमें चाहिए होती है शुगर, हमें चाहिए होती है मशीन, हमें चाहिए होते हैं लेबर एक्सेट्रा। तो अगर इनमें से किसी का भी प्राइस इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, हमारा ये सब क्या है, एक्सपेंस ही तो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये हमारी एक आइसक्रीम को बनाने की। तो जैसे ही हमारे किसी भी इनपुट का प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस गुड को बनाने की इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारी इंक्रीज होगी तो हमारी फर्म का या फिर हमारे सेलर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। कम इसलिए होती है क्योंकि प्रॉफिट हम कैसे मेजर करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू तो वो है जो हमें बेचने से मिल रहा है, बट हमारा यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि हमें इनपुट पे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे इनपुट्स का प्राइस बढ़ गया है, वो महंगे हो गए हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है क्योंकि रेवेन्यू जो है वो हमारा कांस्टेंट है। रेवेन्यू में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा ना, रेवेन्यू बिल्कुल सेम है, बट हमारे एक्सपेंस बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्राइस है वो कम हो जाएगा। ओके, तो प्रॉफिट कम होने की वजह से अगेन अगर हमारा प्रॉफिट फर्म का या किसी भी सप्लायर का प्रॉफिट कम होता है तो वो अपनी सप्लाई को कम कर देता है सेलर। तो यही चीज़ पीछे लिखी हुई है। जैसे ही हमारा कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज होता है वैसे ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से जो सेलर हैं वो अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें इसका उल्टा, अगर हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर इनपुट का प्राइस कम हो रहा है तो हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे क्योंकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और हम और प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से हमारी सप्लाई अफेक्ट होती है वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम इसे समझें आप, अच्छा यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीज होता है तो हमारी सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। सिमिलरली अगर प्राइस ऑफ इनपुट कम होता है तो जो सेलर हैं वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे एक्सपेंसेस अगर कम होंगे और हमारा रेवेन्यू जो है सेम ही रहेगा तो जो हमारा प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हमें फ़ायदा होता है तो हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम इसके बीच का रिलेशन देखें तो एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है और दूसरा कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो इनके बीच में भी अगेन नेगेटिव रिलेशन है। नाउ फैक्टर 4, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो या तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पुरानी हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें डिग्रेडेशन हो जाता है, या फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव्ड हो जाती है या फिर एडवांस्ड हो जाती है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी तो हमारी जो सप्लाई है वो कम होगी। सप्लाई इसलिए कम होगी क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली इसका उल्टा कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ऑफ कोर्स हमारी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है
वो कम हो जाएगी और जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारा आउटडेटेड या फिर इम्प्रूव्ड होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या लेना देना है वो एक बार अगर हम समझे तो मान लो कि अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो रही है, दैट मीन्स कि उसका क्या मतलब है, आउटडेटेड हो रही है या फिर डिग्रेडेशन हो रही है उसमें, तो मतलब अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी मशीन को एडवांस नहीं करेंगे और उसी मशीन को घिसते रहेंगे तो वो स्लो काम करने लगेगी। हो सकता है कि उसको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत हो, तो उसमें भी तो उसके खर्चे आएंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो जाएगी। ऐसा हमने देखा भी है कि क्या होता है कि अगर हम कोई बहुत ही एडवांस्ड या एक्सपेंसिव चीज़ लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो हमारे घर की जो बिजली है वो कम खाती है। बिजली का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो हमारा, अगर हम एसी का एग्जांपल लें तो मान लो अगर हम 5 स्टार वाला एसी लेते हैं तो वो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें उसका बिल कम बनाती है क्योंकि वो बिजली कम खाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 या फिर 3 स्टार वाला एसी यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसकी कॉस्ट कम हो, बट वो 5 स्टार वाले एसी से ज़्यादा एडवांस नहीं होगा, तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो बहुत महंगा आता है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, बट यहाँ पे कॉस्ट हमारी कम है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एडवांस चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट जो है वो कम लगती है, लेकिन अगर हम आउटडेटेड या कम एडवांस चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारी उस चीज़ की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। तो इसीलिए अगर हम आउटडेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि एक तो वो ज़्यादा टाइम ले और हमें उसके मेंटेनेंस पे भी खर्चे करने पड़ेंगे, इसलिए हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन कम होएगा तो जो सेलर है वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। सिमिलरली अगर हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो सेलर अपनी सप्लाई को खुद ही इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, इसको देखते हैं। फिफ्थ फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज में एक तो टैक्सेस है, एक है सब्सिडीज। अगर हमारे टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो ऑफ कोर्स हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से अगेन हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और हमारा जो सेलर है वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। अगर हम बात करें सब्सिडीज़ की तो यहाँ पे अगेन सब्सिडीज़ अगर हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि टैक्सेस के इंक्रीज होने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होती है, तो जो टैक्सेस होते हैं अगर वो इंक्रीज होते हैं तो हमारे जो गुड्स हैं वो मोर एक्सपेंसिव हो जाते हैं प्रोड्यूस करने एक सेलर के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर सेलर को किसी गुड के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर उसकी इंक्रीज हो जाएगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और जो सेलर है वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि सब्सिडीज़ के इंक्रीज होने की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज हो जाता है, तो जो सब्सिडीज़ है वो हेल्प करती हैं फर्म्स को या फिर इंडस्ट्रीज़ या बिजनेस को, फर्म्स को या फिर इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती हैं या फिर सपोर्ट करती हैं इन स्ट्रगल अगेंस्ट इंटरनेशनल कंपटीशन दैट हैज़ लोअर प्राइसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि कुछ
जो हमारा एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट बियर कर रही होती है हमारे बिहाफ पे। वो हमें इसलिए सपोर्ट करती है और हेल्प करती है ताकि इंटरनेशनल कंपटीशन में जहाँ पर हमारे जैसे सेम गुड की जो प्राइस है वो लो है, लेकिन हम उसको उस लो प्राइस में नहीं बना पा रहे और हमारे यहाँ पर उसका जो प्राइस है वो हायर बन रहा है, तो ऑफ कोर्स जो हम इंटरनेशनल कंपटीशन है उसको बियर नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हमें उनके लेवल पे जाना है, उनके जैसे प्राइस पर बेचना है, तो हमें ऑफ कोर्स सब्सिडीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि हम इंटरनेशनल कंपटीशन में स्ट्रगल ना करें और वहाँ पर भी हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ऑल्सो जो सब्सिडीज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं इंक्रीज़ होने में हमारी गुड्स की प्रोडक्शन और हमारी सेल्स को। और जब हमारी गुड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और सेल्स ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रॉफिट है फर्म का या फिर इंडस्ट्री का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स। नाउ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी हमारी जो सप्लाई है उसको अफेक्ट करते हैं। कैसे वो देखते हैं। फैक्टर 5, गोल्स। अब गोल्स दो तरीके के हो सकते हैं कि या तो फर्म चाहेगी कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहे, या फिर वो चाहेगी कि उसकी जो सेल है वो मैक्सिमम रहे। तो अगर किसी फर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराना है तो उसको अपनी सेल करनी पड़ेगी हायर प्राइस पर। सिमिलरली अगर किसी को अपनी सेल मैक्सिमाइज करनी है तो वो सेल करेगा एट लोअर प्राइस। तो अगर किसी फर्म का मोटिव है कि वो सेल मैक्सिमाइज करे या उसका गोल है कि वो सेल मैक्सिमाइज करे तो उसको अपनी सेल करनी पड़ेगी लोअर प्राइजेस पे। मतलब वो लोअर प्राइजेस पे भी सेल कर रहा है। हाई प्राइस पे सेल करता है तो प्रॉफिट होता ही होता है, लेकिन लो प्राइजेस पे भी कर रहा है वो तो उसको कम प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर उसका मोटिव है सेल मैक्सिमाइज करने का तो यहाँ पर उसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर उसका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का तो मतलब वो सेल कर रहा है सिर्फ हायर प्राइजेस पे। दैट मीन्स कि अगर प्राइस कम होगा तो वो अपनी सेल को कम कर देगा। तो इस केस में जो हमारी सप्लाई होगी वो कम रहेगी। नेक्स्ट फैक्टर, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी सिमिलर है डिमांड से। फैक्टर 7, एक्सपेक्टेशंस। अब मान लो कि कोई सेलर सोचे कि उसका फ्यूचर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि फ्यूचर में उसको फ़ायदा होने वाला है, फ्यूचर में वो हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, हाई अर्न कर सकता है, तो वो अपनी करंट सप्लाई कम कर देगा। फ्यूचर में ज़्यादा बिकेगा क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर उसको पता चले कि फ्यूचर प्राइस कम होने वाला है तो इस केस में वो अपनी करंट सप्लाई को बढ़ा देगा। वो चाहेगा कि करंटली मैं जितना इस प्राइस पे बेच सकता हूँ उस पे बेच लूँ क्योंकि फ्यूचर में तो प्राइस कम हो जाएगा और मुझे कम फ़ायदा होगा। तो वो अपनी करंट सप्लाई को इंक्रीज करके अपनी करंट में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की सोचेगा। नेक्स्ट फैक्टर अगर हम देखें तो वो है नंबर ऑफ सेलर्स। फैक्टर 8, नंबर ऑफ सेलर्स। हमने देखा था कि हमारी मार्केट, जब हमने मार्केट सप्लाई निकाली थी तो उसमें दो बंदे थे, एक था ए और एक था बी इंडिविजुअल। हमने इन दोनों का सम करके मार्केट सप्लाई निकाली थी। अब मान लो कि ए बंदा मार्केट छोड़ के चला जाता है तो मतलब ए तो अब कुछ भी नहीं सप्लाई कर रहा, सिर्फ बी बचा। तो इस केस में हमारी जो मार्केट सप्लाई है या फिर हमारी जो सप्लाई है वो कम हो गई। लेकिन मान लो कि इस बार ए ने लेफ्ट नहीं करी मार्केट और एक और पर्सन आ गया सी, तो ये दोनों तो अपनी ऑलरेडी सप्लाई कर ही रहे थे। सी ने भी आकर अपनी सप्लाई कुछ तो करी होगी जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट सप्लाई है या फिर जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर हमारे नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज होंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और हमारे नंबर ऑफ सेलर्स
कम होंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और अदर फैक्टर्स जो कि अगेन सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट बिल्कुल सिमिलर है नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट। अगर हमारी नंबर ऑफ फर्म्स या इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो जाएंगी मार्केट में तो ऑफ कोर्स जो मार्केट की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो आकर वो प्रोड्यूस करेंगे। हाउएवर अगर हम इसका उल्टा देखें तो हमारी जो मार्केट सप्लाई है वो कम हो जाएगी जब हमारी फर्म्स और इंडस्ट्रीज जो है वो मार्केट से जाने लगेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस, तो ये बिल्कुल ही सेम है एक्सपेक्टेशंस वाला पॉइंट कि अगर हमारा फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है तो हम अपनी करंट सप्लाई को कम कर देंगे, बिल्कुल जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था। आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अगर हम इसे देखें, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है कि जब हमारी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है तो हमारी जो सप्लाई है, हम बोल सकते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज होती है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अगर इम्प्रूव होगी तो हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन करने में इजी हो जाए, आसानी हो जाए, हम आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ तो यस हमारी जो सप्लाई है वो अच्छे से होने लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसे पढ़ें तो इसमें भी लिखा हुआ है कि अगर हमारी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, मतलब कि इम्प्रूवमेंट होगी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में और कम्युनिकेशन में, आने जाने में और बातचीत करने में, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने में, तो इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम अपनी सप्लाई को बिल्कुल अच्छे से कर पाएँ, बिल्कुल अच्छे से मेंटेन कर पाएँ और इसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम एक बार पूरा समराइज करें तो जो सप्लाई है वो अफेक्ट होती है उसके खुद के प्राइस से, जिसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ गिवन गुड, और ये हमारा मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई में चेंजेस आते हैं। अगर हम बात करें अदर फैक्टर्स की जिसकी वजह से सप्लाई हमारी चेंज होती है तो वो है प्राइस ऑफ अदर फैक्टर, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्राइस ऑफ इनपुट, हम बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम बोल सकते हैं टैक्सेस, सब्सिडीज, गोल्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड, देन means of transport and communication, number of firms या फिर sellers। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी सप्लाई में चेंजेस आते हैं। अब जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, सिमिलरली सप्लाई में भी हम सेम डिफरेंस देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब हमारे खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से, हमारे ओन प्राइस में चेंज आने की वजह से जब हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस आते हैं, इस केस में हमारा जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर हम बात करें चेंज इन सप्लाई की तो यहाँ पर हमारे अदर फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से जब हमारी चेंज होती है सप्लाई तब हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। यहाँ पे हमारा जो खुद का प्राइस है वो कांस्टेंट होता है।
अब सिमिलरली डिमांड की तरह चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में भी मूवमेंट होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, और हमारे चेंज इन सप्लाई में शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। अपवर्ड को ले लेते हैं 1, डाउनवर्ड को 2, लेफ्टवर्ड को ले लेते हैं 1 और राइटवर्ड को 2। अपवर्ड मूवमेंट आती है जब हमारा एक्सपेंशन इन सप्लाई होता है, और हमारा एक्सपेंशन इन सप्लाई तब होता है जब हमारा ओन प्राइस इंक्रीज हो जाता है। एक्सपेंशन इन सप्लाई का मतलब है इंक्रीज इन सप्लाई, और सप्लाई तभी इंक्रीज होती है जब उसके खुद का प्राइस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस, यहाँ पे हमने ले लिया सप्लाई। मान लो पहले प्राइस था 10 रुपीज़ जिस पर हम सप्लाई कर रहे थे 5 यूनिट्स की। जैसे ही प्राइस 10 to 15 हुआ तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। मान लो वो 5 से हो गई 10। अब अगर हम इसे ड्रॉ करें, यहाँ पे हमारा सप्लाई है, यहाँ पे हमारा प्राइस है। 10 रुपये पे वो 5 यूनिट्स की सप्लाई कर रहा था। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसने अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर दी और 15 रुपीज़ पे वो 10 यूनिट्स की सप्लाई करने लगा। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमने पहला पॉइंट ये ले लिया ए, दूसरा पॉइंट ये ले लिया बी। हम देख सकते हैं कि सेम सप्लाई कर्व पर हमारी जो है मूवमेंट हो रही है अपवर्ड, और जब हमारी अपवर्ड मूवमेंट होती है तब हमारा सप्लाई इंक्रीज होता है उसके खुद के ओन प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से। सिमिलरली अगर हम डाउनवर्ड देखें तो डाउनवर्ड तब होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन तब होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मतलब जब सप्लाई कम होती है। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई तब होती है जब उसका खुद का ओन प्राइस जो है वो कम हो जाता है। मान लो हमने यहाँ पे लिया प्राइस, यहाँ पे हमने ले लिया सप्लाई। 10 यूनिट पे 5 यूनिट्स की सप्लाई हो रही थी। अब हमें प्राइस कम करना है तो हमने 10 रुपये से 5 रुपये कम कर दिया प्राइस, तो हमारी सप्लाई भी कम हो जाएगी क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। मान लो वो हो गई 2 यूनिट्स। अब अगर हम इसे प्लॉट करें, 10 प्राइस पे वो 5 यूनिट्स की सप्लाई कर रहा था। यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे प्राइस है। जैसे ही प्राइस कम हुआ तो उसने अपनी सप्लाई भी कम कर दी और 2 कर दी। अगर हम इसे ज्वाइन करें तो ये सेम सप्लाई कर्व है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा आफ्टर पॉइंट था। अगर हम इनकी मूवमेंट देखें तो डाउनवर्ड मूवमेंट तब होती है जब हमारी सप्लाई कम होती है उसके खुद के प्राइस के कम होने की वजह से। अब अगर हम शिफ्ट देखें तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है सप्लाई कर्व, जब डिक्रीज इन सप्लाई होता है। और डिक्रीज इन सप्लाई कब होता है, जब इनफेवरेबल चेंजेस आते हैं अदर फैक्टर्स में। एट सेम प्राइस मतलब हमारे खुद के प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आता, अदर फैक्टर्स में जब अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं तो हमारी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है और हमारा जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड मूव हो जाता है। अगर हम इसमें एग्जांपल लें, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, तो हम ले लेते हैं टेक्नोलॉजी का एग्जांपल। मान लो पहले टेक्नोलॉजी जो है वो सेम थी, तो हमारी जो सप्लाई है वो 10 रुपीज़ पे 5 यूनिट्स की थी। फिर क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो गई, जिसकी वजह से हमारा जो प्राइस है वो तो सेम रहा। वैसे हमारा जो प्राइस है वो यहाँ पे कांस्टेंट भी है इसलिए भी सेम रहा। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की होने की वजह से हमारी जो सप्लाई है वो कम हो गई। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें, यहाँ पे हमारा सप्लाई है, यहाँ पे हमारा प्राइस है। पहले प्राइस 10 था और हम 10 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे थे। ये हमारा पॉइंट आ गया ए।
अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हुई तो हमारा प्राइस तो सेम रहा, बट हमारी जो सप्लाई है वो कम हो गई। ये पॉइंट मान लो बी। अब अगर हम इसका अपवर्ड सप्लाई कर्व ड्रॉ करें तो फ्रॉम ए टू बी हमारा जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो गया, मूव नहीं हुआ इस बार। तो पहले हमारा सप्लाई कर्व था एस और आफ्टर आउटडेटेड हमारा सप्लाई कर्व हो गया S1, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर हम इसमें अब राइटवर्ड शिफ्ट देखें, राइटवर्ड शिफ्ट होता है जब हमारी इंक्रीज इन सप्लाई हो। इंक्रीज इन सप्लाई तब होती है जब हमारे अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस आते हैं एट सेम प्राइजेस, मतलब उसके खुद के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता। सेम अगर हम एग्जांपल लें तो हमारी मान लो टेक्नोलॉजी अगेन सेम है, यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस, यहाँ पे हमने ले लिया सप्लाई, यहाँ पे सेम 10 रुपीज़ पर वो 10 यूनिट्स की सप्लाई कर रहा है। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इस बार एडवांस हो गई, तो हमारा जो प्राइस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई। अब अगर हम इसको प्लॉट करें, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस, तो बिगनिंग में 10 प्राइस पे वो 10 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे थे, ये पॉइंट ए ले लिया। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो सेम 10 रुपीज़ पे वो 15 यूनिट्स की सप्लाई करने लगा, हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई। अब अगर हम इसका सप्लाई कर्व ड्रॉ करें तो हमारा इनिशियल पॉइंट ए था, आफ्टर पॉइंट बी था, तो उसने ए टू बी जो है शिफ्ट करा है राइटवर्ड। पहले हमारा सप्लाई कर्व था एस और उसने S1 पर शिफ्ट किया। अब अगर हम इसको एक बार समराइज करें तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है कि जब खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी सप्लाई चेंज होती है तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, लेकिन अगर हमारे अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से सप्लाई चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में हमारे अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं, चेंज इन सप्लाइड में हमारे जो खुद का प्राइस है, ओन प्राइस है, वो कांस्टेंट रहता है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में हमारी मूवमेंट होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड, और चेंज इन सप्लाई में हमारी शिफ्ट होती है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अब अगर हम बात करें लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट में, तो हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लिया, लेकिन हम कोई भी अदर फैक्टर जो है उठाकर ले सकते हैं और हर अदर फैक्टर्स की वजह से हमारा जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा शिफ्ट ही होगा, लेकिन हमारा जब खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंजेस आएंगे सप्लाई में, तब हमारी हमेशा मूवमेंट होगी। अब अगर हम इसको एक बार पीछे भी देखें तो सिर्फ खुद के प्राइस की चेंज होने की वजह से यहाँ पे हमारा हमेशा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वाला केस होगा, और जब भी इन सब फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तब हमारा चेंज इन सप्लाई वाला केस होगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पर जो ये लॉ ऑफ सप्लाई भी था, जो हमने फर्स्ट फैक्टर की यहाँ पे बात करी थी, तो लॉ ऑफ सप्लाई में भी हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वाला ही केस होता है, जहाँ पे हमारे खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस आते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, यहाँ पे जितने भी हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स कि हमारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है और सिर्फ हमारे खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है, मतलब हमारे अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, किसी भी अदर गुड का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई भी गोल नहीं है, कोई भी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हमारी सेम है, नंबर ऑफ फर्म सेम है, नंबर ऑफ सेलर सेम है, कोई टैक्स सब्सिडीज जो हैं वो भी चेंज नहीं हो रही है, मतलब जितने भी ओवरऑल अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है।
अब अगर हम बात करें शिफ्ट की कि कब हमारी अदर फैक्टर्स की वजह से राइटवर्ड शिफ्ट होती है और कब हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, तो वो देखते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया राइटवर्ड, यहाँ पे हमने ले लिया लेफ्टवर्ड। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है। तो हमें सारे वो फैक्टर्स देखने हैं अदर फैक्टर्स में जिसकी वजह से हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है। तो सप्लाई हमारी कब इंक्रीज होती है? जब हमारा प्राइस ऑफ अदर गुड कम हो जाता है तो हमारी सप्लाई इंक्रीज होती थी, और जब हमारा प्राइस इनपुट का कम होता था तब हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती थी। जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती थी तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती थी। जब हमारे टैक्सेस कम होते थे तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती थी। जब हमारी नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होती थी तब हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती थी। जब हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस कम होता था तब हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती थी। जब हमारी इम्प्रूवमेंट आती थी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में तब हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती थी। जब हमारा गोल होता था सेल मैक्सिमाइजेशन का तब हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती थी। इन सब अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है और हमारा जो कर्व है, सप्लाई कर्व है, वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अब अगर हम लेफ्टवर्ड की बात करें तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। लेफ्टवर्ड होगा जब हमारी सप्लाई कम होगी। सप्लाई कब कब कम होती है? जब हमारा प्राइस ऑफ अदर फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, जब हमारे इनपुट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जब हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, जब हमारे टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, जब हमारे नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाती है, जब हमारे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस बढ़ जाते हैं, जब हमारी पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन होते हैं, जब हमारा गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, या फिर जब हमारी सब्सिडीज जो है वो कम हो जाती है। यहाँ पर भी ये ले लेते हैं, जब हमारी सब्सिडीज जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो यही सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट होता है। इसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसे रटने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो हमारी सप्लाई कर्व बढ़ेगी या फिर ऐसा होगा तो कम होगी। ये बिल्कुल लॉजिक वाली बात है कि हमें, अगर हम मान लो ये पुट करते हैं कि अगर हमारा प्राइस ऑफ इनपुट कम हो रहा है तो हमें इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, रेदर देन कि हम याद करें कि इस केस में क्या होगा। तो अगर हमारा प्राइस ऑफ इनपुट कम होगा तो क्या हो रहा था उस सिचुएशन में, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो कम हो रही थी और हमारा जो प्रॉफिट है उस वजह से प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होता है, जिस वजह से हमारे जो सेलर्स हैं वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे अगर हमें सबका लॉजिक पता होगा जो मैंने पीछे एक्सप्लेन करा, तो उसकी वजह से हमें रटना नहीं पड़ेगा। हमें ऑलरेडी पता होगा कि अगर कोई भी एक केस है तो उसमें कौन सी सिचुएशन आ रही है, रेदर देन कि हम याद करें और एंड टाइम पर भूल जाए। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, जहाँ पे हम थ्योरी ऑफ डिमांड और सप्लाई को साथ में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम अपना मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं, कैसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं थ्रू थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ आया होगा अभी तक जितना भी हमने कवर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।